चलिए अभी ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में जो लास्ट वाला चैप्टर है ना कौन सा रहेगा, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वी आर स्टार्टिंग विद अमीन्स। ठीक है, अमीन्स को बनाने के लिए जो रिएक्शन हम यूज करते हैं इसमें सबसे पहली वाली रिएक्शन कौन सी है, तो दिस इज दैट हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन जो होती है इसमें कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं। तो क्या मिलता है यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड का मिक्सचर। ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड का जब अमोनिया से रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड का मिक्सचर मिलता है। ठीक है ना। रिएक्शन में नॉर्मली जहाँ पर मिक्सचर्स मिलते हैं वो रिएक्शंस क्या नहीं मानी जाती हैं, अच्छी रिएक्शंस नहीं मानी जाती कंपाउंड सिंथेसिस के लिए, है ना। लेकिन हॉफमैन्स अमोनोलिसिस जो होता है इसको अच्छी रिएक्शन हम मानते हैं ना। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे अमीन्स का जो मिक्सचर होता है इसको सेपरेट करने के लिए फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप के मेथड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना। फिजिकल मेथड जो होती है वो कौन सी, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। और केमिकल मेथड अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एंड में। ठीक है, तो कौन सी चीज बोली हमने, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में दो अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड but still the reaction is considered useful as mixture of amines can be easily separated by what, so we say it is both physical and chemical methods। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में क्या, तुमने बोला फिजिकल मेथड्स में इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, केमिकल मेथड अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर सेकंड वाली जो रिएक्शन है कौन सी, दैट इज श्मिड रिएक्शन, है ना। ये पढ़ी हुई अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Na3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बन जाता है, इट इज 1 डिग्री अमीन CO2 एंड नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से रीअरेंजमेंट होता है ये, है ना। तो ये वाला रिएक्शन अपना पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर अमाइड पर रिएक्शन किसका, दैट इज ब्रोमीन एंड अल्कली का, है ना। अमाइड पर ब्रोमीन एंड अल्कली की रिएक्शन है, इससे क्या बन जाएगा, इट इज दिस 1 डिग्री अमीन साथ में K2CO3 वाटर एंड KBr, है ना। ये रिएक्शन भी काफी डिटेल में अपना पढ़ा हुआ है अभी इसमें पिछले वाले चैप्टर में ही। ठीक है, इसके बाद में कौन सी रिएक्शन है, दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, है ना। इसके बाद फिर फोर्थ वाली रिएक्शन इट इज RCOCl प्लस पर Na3 की रिएक्शन, ये भी अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में देखी थी, है ना। Na3 यहाँ पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, इससे क्या बन जाता है RC डबल बॉन्ड N3, दिस इज व्हाट दैट असाइल अजाइड। ठीक है, अभी जो असाइल अजाइड होता है इसको अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या उड़ेगी, नाइट्रोजन उड़ती है, इससे क्या बनेगा, दैट इज नाइट्रीन। ठीक है, और नाइट्रीन पर रीअरेंजमेंट होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आइसोसाइनेट बन जाता है ना। नाइट्रीन पर रीअरेंजमेंट से ना बना क्या यहाँ पर आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस पर क्या बन जाता है, दैट इज 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी सिंपल है, इसको हम क्या लेंगे, कर्टियस डिग्रेडेशन, है ना। RCOCl पर Na3 की रिएक्शन, तो असाइल अजाइल हीट करने पर नाइट्रोजन हटी, नाइट्रीन बनकर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट बना क्या, RnCO आइसोसाइनेट, जिसके हाइड्रोलिसिस पर क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड कर्टियस डिग्रेडेशन। ठीक है ना? इसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 5 जो है इसमें ना कौन सी चीज करेंगे हम, तो बोलेंगे इट इज RCOCl पर रिएक्शन किसका करवाते हैं हम, NH2OH का, है ना, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो NH2OH का नाइट्रोजन यहाँ पर क्या रहता है, ऑक्सीजन से बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करवाएगा, एसिड क्लोराइड पर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, क्या बनेगा, इट इज RC डबल बॉन्ड NHOH। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या डाला हमने, दैट इज हाइड्रोलिसिस करने के लिए एसिड डाला ना। अब क्या यहाँ पर H पॉजिटिव क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करता है, इससे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। साथ ही साथ में क्या होता है, H पॉजिटिव भी हटेगा क्योंकि N पर आने वाले पॉजिटिव चार्ज से उसकी एसिडिटी बढ़ती है, और क्या हो जाएगा, साथ साथ में इट इज R का रीअरेंजमेंट भी, तो इससे
क्या बन जाएगा, इट इज आइसोसाइनेट, हाइड्रोलिसिस है तो आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, दैट इज 1 डिग्री अमीन। ठीक है ना। तो कौन सी चीज है, ये रिएक्शन जो होती है क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड लॉसन रीअरेंजमेंट। दिस आल्सो सिंपल, एसिड क्लोराइड पर NH2OH से न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन से R, C डबल बॉन्ड और NH OH, इस पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या, प्रोटोनेशन, लॉस ऑफ वाटर, H पॉजिटिव का लॉस एंड रीअरेंजमेंट, क्या बना, RnCO। ठीक है, आइसोसाइनेट, इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बना, 1 डिग्री अमीन, जिसका मैकेनिज्म अपन पढ़ ही चुके हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, लॉसन रीअरेंजमेंट कहलाती है। ठीक है ना। तो रिएक्शन नंबर 2, तो रिएक्शन नंबर 5 जो है, इन सारे रिएक्शंस में क्या है, पैटर्न इज द सेम, है ना। ये चारों रिएक्शंस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से होने वाले रीअरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। ये चारों ही रिएक्शंस क्या हैं, तो हमने बोला नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से होने वाले रीअरेंजमेंट्स हैं ये, है ना। दूसरी बात कौन सी, तो हमने बोला चारों ही रिएक्शंस क्या भी होती हैं, दे आर डिग्रेडेशन ऑल्सो, है ना। क्या होता है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कम हो जाता है ना। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर डिग्रेडेशन एज वेल एज एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से होने वाले रीअरेंजमेंट। क्लियर बेटा, अच्छे से ये है ना। अब इसके बाद फिर ये 6th वाले रिएक्शन, वो ये ऊपर वाली RnCO का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, RnH2 प्लस K2CO3, RnCO एक्चुअली क्या होता है, एक आइसोलेबल कंपाउंड भी होता है, बट इट्स मैकेनिज्म वी नो ऑलरेडी। ठीक है। इसके बाद 7th वाली रिएक्शन जो है काफी ज्यादा सिंपल होती है। 7th वाली रिएक्शन में कौन सी चीज है, हम लोग ने यहाँ पर हमने क्या लिया, दिस इज व्हाट दैट अमीनो एसिड, है ना। इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीटिंग करवाएंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है ना। इट इज अमीनो एसिड का बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो बोलते दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, है ना। क्योंकि कौन सी वाली चीजें यहाँ, तो बोलते हैं एसिड जो वो इसको प्रोटोनेट करके NH3 पॉजिटिव बनवाता है, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कि इसको तो हम बोलेंगे इट इज CO2 के इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा, मतलब वैसे अच्छा बेस है बट NaOH से वीक होता है, बट क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसके NH3 पॉजिटिव हो जाने की वजह से डीकार्बोक्सिलेशन फेवरेबल है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से भी हो जाता है। ठीक है। तो अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, CO2 का हटने से इट इज दिस 1 डिग्री अमीन। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर 8th वाला जो होता है, इसमें क्या देखेंगे, मैं यहाँ पर तो हमने बोला दिस इज आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का क्या कर रहा है हमने, दैट हाइड्रोलिसिस करवाया, है ना। आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं ना, इन आइसोसाइनाइड्स में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं इनका, है ना, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ना। आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं ये अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं होते, है ना। वजह इसकी क्या होती है, तो बोलिए आइसोसाइनाइड्स में कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। और अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन जो होती है वो OH नेगेटिव से इनिशिएट होती है। समझ आती बात ये, है ना। तो OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करने आएगा तो C नेगेटिव से क्या हो जाएगा, उसको रिपल्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर पाता। आई के बाद समझ में, है ना। तो क्या बोले हमने, इट इज आइसोसाइनाइड जो होते हैं इनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से OH नेगेटिव यहाँ जब अटैक करने आएगा तो वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता रिपल्शन की वजह से। ठीक है। तो इस वजह से अल्कलाइन मीडियम में आइसोसाइनाइड हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम में आइसोसाइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है। एसिडिक मीडियम में आइसोसाइनाइड किस टाइप से हाइड्रोलाइज होंगे, तो हम बोलते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होगा, तो बोलेंगे H पॉजिटिव सबसे पहले C नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देगा, है ना। तो क्या बन जाता है, ये प्रोटोनेटेड आइसोसाइनाइड बनेगा, है ना। अब क्या होता है, तो बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा, इसकी वजह से नाइट्रोजन न्यूट्रल और कार्बन पर क्या आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है।
अब कार्बन पॉजिटिव पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कार्बन पॉजिटिव पर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कार्बन पॉजिटिव पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जिसकी वजह से वाटर वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आती बात ये है ना। इसकी वजह से वाटर वाले ऑक्सीजन पर क्या आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। क्या हुआ था, इट इज आइसोसाइनाइड का प्रोटोनेशन हुआ H पॉजिटिव से, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूटा, कार्बन पर आया पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो क्या हो जाएगा, वाटर वाले ऑक्सीजन पर आ जाता है दैट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वाटर वाला ऑक्सीजन अपने ऊपर से क्या करेगा, H पॉजिटिव हटाता है, ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर नाइट्रोजन की लोन पेयर पर। ठीक है, दिस इज व्हाट दैट इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर है ना। तो इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर से ये बन गया, नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड्स बन गए, तो नाइट्रोजन पर फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। नाइट्रोजन पर फिर से क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फिर से किधर टूटता है, तो हम बोलेंगे दैट इज नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा, है ना। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के फेवर में टूटा, तो नाइट्रोजन पर से क्या हो गया, तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज फिर हट जाता है ना। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जब नाइट्रोजन के फेवर में टूटता है ना, तो कौन सी चीज हो जाती है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन पर से पॉजिटिव चार्ज हटा, है ना, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर अंदर शेयर कर लेगा, तो ये क्या बन चुका, RH न्यूट्रल, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, O पॉजिटिव अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाएगा, तो H पॉजिटिव कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर पर ना, दैट इज फिर से इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे 3 चीजें एक साथ बताई ना अपन ने, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का टूटना जिससे नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा, उसको लोन पेयर फिर से मिल गया, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर करके बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, उसने H पॉजिटिव हटाया, वो H पॉजिटिव कहाँ चला गया, नाइट्रोजन पर, तो ये क्या बन गया, RNH2 पॉजिटिव एंड दिस इज CHO। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख के देख लेना यदि दिक्कत आए तो, अदरवाइज वैसे इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिर से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RNH2, दैट इज व्हाट दैट 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इधर रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ किसका, 1 डिग्री अमीन का। ठीक है, साथ में क्या बन गया, HCO पॉजिटिव, दिस इज व्हाट दैट फॉर्माइलियम आयन, है ना। साथ में HCO पॉजिटिव बन गया, क्या था ये, फॉर्माइलियम आयन था। ठीक है, अब इस फॉर्माइलियम आयन पर क्या होता है, तो बोलेंगे इस फॉर्माइलियम आयन पर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो इससे क्या बन जाता है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, तो अपने पूरा मैकेनिज्म देखा, आइसोसाइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर फॉर्मेशन होता है किसका, 1 डिग्री अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड का। आती के बाद समझ में कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला इट इज आइसोसाइनाइड्स का, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस पर बनता क्या है, तो हम बोलते हैं इट इज 1 डिग्री अमीन एंड फॉर्मिक एसिड बाय दिस मैकेनिज्म। क्लियर बेटा अच्छे से यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ये कौन सी रहेगी, तो बोलते हैं दिस इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, है ना। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये कौन सा है, हम बोलते हैं दिस इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है ना। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, हमने बोला ये थैलिक एसिड लिया हमने, इस पर रिएक्शन किसकी करवाते हैं अपन, अमोनिया की बाय हीटिंग। ठीक है, क्या क्या हमने थैलिक एसिड लिया, इस पर अमोनिया की रिएक्शन करवाई 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है उससे, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज अमाइड बन जाता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें यहाँ पर, हमने बोला दोनों COOH किसमें बदल गए, CONH2 एंड CONH2 में बदल गए। ठीक है, थैलिक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन बाय हीटिंग, तो क्या बना, यहाँ भी अमाइड बना और यहाँ भी अमाइड बना। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये एक अमाइड का NH2 दूसरे के C डबल बॉन्ड ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन।
इधर NH2 का अटैक हुआ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, उसने अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटाया, वो H पॉजिटिव कहाँ गया NH2 पर, तो क्या बन गया यहाँ पर NH3 बन गया। ठीक है, हमने बोला एक अमाइड ने दूसरे अमाइड के C डबल बॉन्ड ऊपर करवाया न्यूक्लियोफिलिक असाइड सब्स्टिट्यूशन, जिससे क्या इवॉल्व हुई अमोनिया इवॉल्व हो जाती है, और इससे यहाँ अब जो ये कंपाउंड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। ठीक है, तो इमाइड मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे NH इज शेयर्ड बिटवीन टू C डबल बॉन्ड हो, है ना, दिस इज व्हाट दैट इमाइड। क्लियर हुई बात ये है। अब रिएक्शन जो होती है बुक्स में इसको डायरेक्टली यहाँ से लिखते हैं, अपन ने ये लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है, तो हमने बोला जो इमाइड होता है इसके ऊपर अब जब KOH की रिएक्शन करवाएंगे हम, है ना, तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या रहेगा एसिडिक इन नेचर, क्योंकि N पर आने वाला नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में था, है ना, इस वजह से क्या हुआ, तो हमने बोला ये हाइड्रोजन जो रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ से H हटता है पॉजिटिव के फॉर्म में, KOH के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, यहाँ रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका हो गया, तो हमने बोला पोटेशियम थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड जो बना इसमें अभी क्या रहेगा N नेगेटिव, इसके ऊपर अपन अब डालते हैं किसको, दैट इज अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, तो पोटेशियम थैलीमाइड पर जब अल्काइल हैलाइड डालना तो अल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती है, तो हम बोलते हैं दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, और ये क्या है, दैट इज गोइंग टू बी एसेन टू रिएक्शन। ठीक है, तो पोटेशियम थैलीमाइड ने अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, के हटकर उसकी जगह पर क्या लग गया, R लग जाता है ना, ये कंपाउंड क्या बन गया, तो हमने बोला दैट इज N अल्काइल थैलीमाइड, है ना, ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर, दिस कंपाउंड इज व्हाट, हम बोलते हैं ये होता है N अल्काइल थैलीमाइड। समझ आ गई बेटा बात यहाँ तक, है ना, तो अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने पर N अल्काइल थैलीमाइड बन जाता है ना। अब इसको कैसे समझोगे आप, ये वैसे समझाता ना, इसका N अल्काइल थैलीमाइड का क्या किया बेटा आपने, अब हाइड्रोलिसिस किया, है ना, N अल्काइल थैलीमाइड के हाइड्रोलिसिस पर कौन सी वाली चीज होती है, हम बोलेंगे N अल्काइल थैलीमाइड के हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, तो हम बोलते हैं N अल्काइल थैलीमाइड के हाइड्रोलिसिस पर, ये इमाइड है मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज सिमिलर टू अमाइड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पे, हम बोलते हैं जो वाटर है इसका क्या करवाया आपने, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो क्या हो जाएगा, असाइल सब्स्टिट्यूशन में ये C डबल बॉन्ड और N इसका बॉन्ड टूटता है, तो ये बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड के टूटने से रिंग खुल गई, वाटर का OH कहाँ रह गया, C डबल बॉन्ड ऊपर, दैट इज COOH, है ना, और वाटर का H जो था वो किस पर चला गया, N पर H जुड़ा, तो ये क्या बन गया NHR, ये वाला बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, तो ये क्या बन जाता है CONHR बन जाता है। समझ आई बात ये, है ना, तो वाटर ने यहाँ जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ, जिससे वाटर का OH C डबल बॉन्ड ऊपर छूटा और वाटर का H पॉजिटिव किस पर आ गया, N पर, तो ये CONHR बन गया और ऊपर क्या हो जाता है, दैट इज COOH हो जाता है। समझ आ गई बात ये ना, ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज COOH हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से ये, अब कौन सी चीज हम बोलते हैं कि जो CONHR है नहीं, ये क्या है, जैसे अमाइड, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, तो हम बोलेंगे वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल किस पर अटैक करेगा, CONHR, मतलब C डबल बॉन्ड ऊपर, वाटर का OH छूटा C डबल बॉन्ड ऊपर, तो क्या बन गया थैलिक एसिड, और वाटर का H आया N पर, तो क्या बन गया, इट इज RNH2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बन जाता है, दिस इज 1 डिग्री अमीन, साथ में क्या बन जाएगा, इट इज ये, इट इज COOH एंड COOH, दैट इज थैलिक एसिड। आई के बाद समझ में, है ना, तो N अल्काइल थैलीमाइड पर जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होकर बनता है थैलिक एसिड, साथ में क्या बन जाता है, दिस इज 1 डिग्री अमीन बन जाती है।
आ गई बात समझ में, है ना। अभी इमाइड का स्ट्रक्चर ऐसा था कि RN, तो क्या हो जाएगा, दो बार हाइड्रोलिसिस होगा, तो एक बार यहाँ से H आता है, एक बार यहाँ से H आता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में क्या ही बनता है, तो हम बोलेंगे RNH2, मतलब गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है इससे सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बन पाते हैं, है ना, क्योंकि इमाइड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, NH2 ही बनेगा, और NH2 मतलब क्या होता है, 1 डिग्री अमीन होता है। आई के बाद समझ में, है ना। तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो बोलेंगे रिएक्शन जो होगी इसमें क्या ही बनेगा, इट इज 1 डिग्री अमीन ही बनता है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इसमें R में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा क्या हो जाएगा, इसकी एनाल्काइल थैलिमाइड की वाटर सोल्युबिलिटी कम कम होती जाती है। वाटर सोल्युबिलिटी कम रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं होती, तो स्लो हो जाती है काफी, है ना। तो ऐसे समय पर फिर कौन सी चीज बोली जाती है, तो बोलेंगे हम वाटर जो होता है इसकी जगह पर क्या लेंगे हम यहाँ पर, तो बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजीन वी टेक। समझ आ रही बात ये, है ना। वाटर की जगह पर है यहाँ क्या लिया जाता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजीन ली जाती है। वाटर की जगह पर क्या लिया जाएगा, तो बोलेंगे इट इज वाटर की जगह पर हम हाइड्रोजीन लेते हैं। आया क्या समझ में, वाटर की जगह हाइड्रोजीन लेने से ना क्या रहेगा, तो बोला NH2 जो होता है ये क्या करेगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे अब NH2 इधर न्यूक्लियोफिलिक असाइड सब्स्टिट्यूशन करता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन भी पड़ा हुआ है अपना, तो ऐसा हो जाएगा, है ना, कि इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, इधर से रिंग खुली, रिंग खुलकर NH2 का H इस पर गया, तो ये क्या बन गया CONHR, और इसमें से H गया तो क्या बचा NH2, वो किस पर जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O पर, है ना। C डबल बॉन्ड O पर क्या जुड़ा, इट इज NH2, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया, CONHR बन गया। आया क्या समझ में, है ना। अब क्या होता है इसके बाद, तो हम बोलेंगे ये NH2 जो होता है ये यहाँ पर क्या करेगा, इट इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, फिर से इंट्रामोलिकुलर, तो क्या हो जाएगा, इसका H इसको मिला, RNH को H मिला तो क्या बना RNH2, और NH किस पर जुड़ गया, इस C डबल बॉन्ड O पर, तो ये क्या बन जाएगा, इट C डबल बॉन्ड O NH एंड C डबल बॉन्ड O NH बन जाता है। आता है कि बेटा समझ में अच्छे से, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, इस रिएक्शन में ना क्या हुआ, तो हमने बोला जब R में कार्बन का नंबर बढ़ा था तो हाइड्रोलिसिस मुश्किल हो रहा था, तो हमने वाटर की जगह पर यहाँ पर डाल दिया था किसको, दैट इज NH2 को, ठीक है। तो उसने भी वही किया, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, जिससे 1 डिग्री अमीन बनी, पर इस बार थैलिक एसिड की जगह पर साइड प्रोडक्ट ये बन जाता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन जो होती है ये किस टाइप से इंपॉर्टेंट रहेगी या किस टाइप से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं वो हम देखें। तो हमने बोला यहाँ पे रिएक्शन किसी होती है, दैट इज SN2 होती है, ठीक है। तो जैसे हमसे सब पूछा है कि 4 अलग अलग अमीन्स बना के दे दिए हमको और बोला है कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में इनको अरेंज करना है इनकी यील्ड के ऑर्डर में, है ना। तो ये रिएक्शन क्या होता है, दैट इज SN2, है ना। SN2 कब अच्छे से होता है, जब R पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि R जितना छोटा होगा क्या हो जाएगा, एनाल्काइल इमाइड उतने अच्छे से बनेगा, और एनाल्काइल इमाइड जितने अच्छे से बनता है क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज अमीन की यील्ड उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर द R बेटर इज द यील्ड ऑफ 1 डिग्री अमीन। क्लियर हो गई बात ये, है ना। दूसरी बात कौन सी हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पे R में यदि हम क्या करेंगे, डिग्री बढ़ाते जाएंगे, तो R में जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे SN2 मुश्किल होता जाएगा, है ना। तो जैसे R यदि सिर्फ 1 डिग्री था तो हमने बोला जितना छोटा यील्ड उतनी अच्छी, ठीक है। R यदि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ठीक है, तो भी क्या बनना तो 1 डिग्री, क्योंकि अमीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे R में ब्रांचिंग बढ़ती जाती है उसमें एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो हम बोलेंगे इट इज एनाल्काइल इमाइड जो था एनाल्काइल थैलिमाइड, इसकी यील्ड कम हो जाती है एंड करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, उससे बनने वाली अमीन की यील्ड भी कम हो जाएगी। आई के बेटा बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली है, तो हम लोग इट इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज
आर यदि सारे 1 डिग्री हैं तो आर जितना छोटा यील्ड उतनी अच्छी, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी बोली हमने, तो हमने बोला टेस्ट आइसोमेरिक अमीन्स यदि हैं तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की डिग्री बढ़ती जाएगी यील्ड कम कम होती जाएगी। क्लियर है अच्छे से, है ना। तो यहाँ तक की जो रिएक्शंस है ना, ये क्या है, दीज आर मतलब गैब्रियल थाइमाइड सिंथेसिस तक की। अब 10th रिएक्शन ऑनवर्ड्स अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।